What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. देखिए कोट कितनी शानदार है। The greatest sin is to think yourself weak. अगर लाइफ में आप सबसे बड़ा पाप कोई करते हैं तो वो ये करते हैं कि आप अपने आप को वीक सोचते हैं, आप अपने आप को कमजोर सोचते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप लोग सोचते हैं हमेशा कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोला गया है सबसे बड़ा पाप, इससे बड़ा पाप धरती पर कोई है ही नहीं कि अपने आप को कमजोर सोचना। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी उसी तरीके की चीजों से बना होता है। हर एक आदमी वही पानी पीता है, वही खाना खाता है, वही हवा इनहेल करता है। तो हर एक चीज, हर एक इंसान के लिए सारी चीजें इक्वल है। तो अब डिफरेंस कहां पे पड़ता है? आप ये देखिए, सीधा सीधा डिफरेंस कहां पे पड़ता है? अब आदमी की सोच में डिफरेंस पड़ता है। एक आदमी तो बोलता है कि मैं इस धरती पर कोई भी काम कर सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं। और दूसरा आदमी ये है कि वो हर एक काम को स्टार्ट करने से पहले ये सोचता है कि पता नहीं यार मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सेकंड कैटेगरी में से निकल के फर्स्ट कैटेगरी में आइए। किसी भी काम को करने से पहले हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए और स्टार्ट करने से पहले कम से कम इतना तो सोचिए कि यार कुछ भी हो जाए मैं इस काम को आसानी से करके ले जाऊंगा। तो फिर उस काम को करने के लिए आपका एनर्जी लेवल एक अलग ही तरीके का होगा, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो साइड में हो जाएंगी और आपके अंदर से एक पॉजिटिव थॉट निकल के आएगा कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूं। यही डिफरेंस होता है जब बंदे स्टार्टिंग से ही अपने कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम से ही टॉप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना बनना स्टार्ट हो जाता है कि लास्ट तक वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आराम से उसको भी निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं स्टार्टिंग से कि हम टॉपर हैं। तो उसी तरीके का एटीट्यूड हर एक इंसान को रखना चाहिए अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो आज 26 जून है, देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर यूपीएससी के लिए भी अवेलेबल है, तो आप खरीद सकते हैं ये कोर्स। और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉल कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर वेबसाइट भी अवेलेबल है। ये जो कोर्स बनाए गए हैं ये भूमिका मैम द्वारा, डॉक्टर गर्ग सर द्वारा और महिपाल सर द्वारा बनाए गए हैं। काफी अच्छी फैकल्टी है ये स्टडी आईक्यू पर। ओके, तो आइए अब देखते हैं आर्टिकल कौन से डिस्कस करने हैं हम लोगों को। ये वाला आर्टिकल इंडिया यूएस के रिलेशन से रिलेटेड है। जिस तरीके से आप लोग सभी जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएसए की विजिट पर गए हैं, तो वहां पर देखिए किस तरीके से चीजें होने वाली हैं अब। और यही बात हम कई बार, मतलब पिछले 2-3 दिनों से ये आर्टिकल हम 2-3 बार डिस्कस भी कर चुके हैं। अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे हमारे लिए हम वो यहाँ से निकाल लेंगे। ये वाला आर्टिकल क्रिकेट से रिलेटेड है। जिस तरीके से लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन आई और उसके द्वारा उसके बाद में फिर और भी कई सारी कमेटी गठित की गई, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड क्रिकेट में। तो ये बात बताई जा रही है कि जितनी भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं गेम से रिलेटेड वो इंप्लीमेंट तो की जा रही है, पर लेकिन उनका रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। तो कई सारी चीजें डिस्कस की गई। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन भी निकल के आएगा। आप लोगों से सजेशन भी मांगा गया है यहाँ पे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर रिफॉर्म लेके आने हैं क्रिकेट में। तो ओके, क्रिकेट में क्या और भी दूसरे गेम में हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, ये नीचे वाला जो आर्टिकल है ये स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आज फिर इसको देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं इस तरीके के, और इससे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, अब उसका यहाँ पर आप लोगों को आंसर भी मिल जाएगा। ये जो इस तरीके का आर्टिकल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये काफी मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट को। तो वही क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है यहाँ पे। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है यहाँ पे जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है अनरेस्ट हो चुका है सोसाइटी में। जम्मू और कश्मीर की प्रॉब्लम को भी देख लीजिए, वहाँ पे कितना ज्यादा अनरेस्ट हो चुका है। ऊपर से फार्मर के इशू को देख लीजिए, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके का आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं, पर लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको यूज नहीं किया जा सकता, यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। बट आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो कोशिश ये कीजिए कि इस तरीके का आर्टिकल पढ़ने के बाद थोड़ा सा गवर्नमेंट के बारे में देखिए, मतलब पॉजिटिव व्यूज हमेशा हमको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को चुनकर हम ही लेके आते हैं। अगर उसी के बारे में हम नेगेटिव व्यूज रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा गवर्नमेंट के बारे में एक पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए, क्योंकि अपने ही द्वारा चुने हुए आदमियों को क्रिटिसाइज करना, एक लेवल तक क्रिटिसाइज करना चाहिए। उसके बाद में तो फिर वही हो जाता है ना कि मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है, क्योंकि हम ऐसे आदमियों को चुनकर भेज रहे हैं तो वो हमारे अंदर ही कमी हो जाती है। तो इसीलिए माना जाता है कि हमेशा गवर्नमेंट को मतलब पॉजिटिव वे से देखना चाहिए और क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, जिससे कि बाद में उसको सोल्यूशन भी बताया जा सके कि ये चीज आप लोगों को करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में दे रखा है। ये वाला जो आर्टिकल है ये डेनियल डे से लीज से रिलेटेड है। ये यूके के एक एक्टर हैं और इन्होंने अब्राहम लिंकन का भी रोल प्ले किया था। तो काफी फेमस ये एक्टर हैं। तो ये रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो इनके बारे में लिखा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये एक्टिंग के फील्ड से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे जो आर्टिकल है ये पाकिस्तान, अभी इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हुई थी, उसके बाद में पाकिस्तान में क्रिकेट की क्या सिचुएशन है उसके बारे में जिक्र कर रखा है। कोई काम का नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
देखिए, जिस तरीके से हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने मेंबर्स को चुन के भेजते हैं, तो जब तक मान लीजिए पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चल रहा है, तब तक उनके पास में एक इम्यूनिटी होती है। मतलब उन पर कोई भी आरोप लगाए जा सकते हैं, पर उन पर कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता है। जिस तरीके से मतलब क्यों? देखिए, अगर कोई भी आदमी पार्लियामेंट में है, अगर उस पर कोई भी चार्ज लगा दिया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट को एक टेंपल ऑफ द डेमोक्रेसी बोला जाता है, तो वहां पर कोई भी आदमी एकदम फ्री माइंड होकर वर्क करना चाहता है। अगर वहां पे उसको फ्री माइंड होकर वर्क नहीं करने दिया जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और लेजिस्लेटिव असेंबली वाले मेंबर है, उनको सबको एक इम्यूनिटी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी प्राप्त होती है, जिसके तहत उनको अगर कोई भी उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो जब तक वो चीजें उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक कि वो सेशन चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसी चीज के बारे में जिक्र किया गया। तो एक पत्रिका ने क्रिटिसाइज किया गया उनको कि इस तरीके से एक तरीके से जो प्रिविलेज दिए जाते हैं मेंबर ऑफ यहाँ पे कर्नाटका के बारे में जिक्र किया है। तो कर्नाटका के जो मेंबर हैं वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उनका जो प्रिविलेज है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया इसी तरीके से कि जो देखिए जो भी होता है एक तरीके से जो प्रिविलेज दिए जाते हैं उनको, तो वो प्रिविलेज एक अप टू द मार्क इसीलिए दिए जाते हैं ताकि एक प्रॉपर वे में डेमोक्रेसी बनी रहे। ठीक है, पर लेकिन एक ये भी बात है, अगर कोई आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्रिटिसिज्म को भी नेगेटिव सेंस में नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कि किसी ने गलत काम किया और क्रिटिसाइज कर रहा है कोई, तो उसके क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि क्या इससे हम अच्छी चीज निकाल के लेके आ सकते हैं। ये थोड़ी ना है कि जिस तरीके से एनडीटीवी, इस बारे में इस आर्टिकल में यहाँ पे भी जिक्र किया गया था, जिस तरीके से एनडीटीवी पर बैन लगा दिया गया था एक टाइम में, कि मतलब उसने क्या किया था, मतलब कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिलीज कर दिया अगर कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, जैसे पठानकोट के बारे में जिक्र किया गया था वहां पे। तो इस तरीके के कई सारे केसेस होते हैं, तो उन चीजों को हम लोगों को देख के चलना चाहिए। तो दोनों चीज होनी चाहिए, प्रिविलेज अपनी जगह है, पर लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली पावर भी अपनी जगह है। तो वो बात डिस्कस की गई है। ओके, अब ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे स्मार्ट सिटी के बारे में जिक्र किया गया है। जो स्मार्ट मिशन हमारा स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम भी, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा। ये हम लोगों ने जिक्र किया था यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है ना। तो ये जो स्टार्ट किया गया था, ये एक 5 ईयर प्लान आप लोग लेके चल सकते हैं इसको, काइंड ऑफ 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे 2015-16 से स्टार्ट किया गया था और 2019-20 तक इसको कंप्लीट करने की बात थी। तो यहाँ पे 100 सिटी को इसमें कंप्लीट करने की बात चल रही थी। तो अब कितनी हो चुके हैं, यहाँ पे 90 सिटीज के अंडर में आ चुकी हैं। डिफरेंट एरिया की सिटी है। आपके एरिया की अगर कोई सिटी है तो आप मतलब उसका नाम याद रख सकते हैं, और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम भी दे सकते हैं आप लोग कि ये मेरे एरिया की सिटी है या ये मेरी सिटी है। तो उसी तरीके से जो कोर जो फोकस था यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब देखिए बेसिक एमिनिटीज जो प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे वाटर की सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, सैनिटेशन वगैरह, वेस्टेज को किस तरीके से करना है, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, ये सारा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन किस तरीके से करना है, गवर्नेंस अच्छी किस तरीके से होनी है, ई गवर्नेंस। तो जितने भी नॉर्मल डे बाय डे की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो लोगों को हेल्प पहुंचाती है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में और लोगों की सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में, तो वो सारी चीजें अगर अवेलेबल होगी सोसाइटी पे, तो वो इसलिए इस तरीके के मिशन को अगर इंप्लीमेंट होता है किसी भी सिटी में, तो वहां पे स्मार्ट सिटी उसको बोल दिया जाता है। और इसमें स्मार्ट पुलिसिंग भी आती है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में देख लीजिए जिस तरीके की एक्टिविटी होती है, इंटरनेट हैकिंग से रिलेटेड या साइबर क्राइम जो होते हैं, तो वहां पे स्मार्ट पुलिसिंग का भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो ये भी फोकस किया जाता है यहाँ पे। तो आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, स्मार्ट सिटी या फिर स्मार्ट पुलिसिंग। तो सारे स्मार्ट तरीके से वहां पे जो एक्टिविटी है, जो एक तरीके से फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसलिए इसको स्मार्ट सिटी बोला जाता है। एज कम्पेयर टू अदर सिटी इसमें काफी फैसिलिटीज अच्छी होती है। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब आर्टिकल इसी के बारे में दे रखा है यहाँ पे। देखिए स्मार्ट सिटी के बारे में यहाँ पे क्या जिक्र किया गया है। यहाँ पे ये जिक्र किया गया, आप लोगों ने सब चीजें बोल दी, स्मार्ट सिटी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर लेकिन जब तक आप लोग स्मार्ट सिटी में मतलब सिटीजन का पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, जब तक उस वाले एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो कोई आदमी रह रहा है उसका पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे इसमें, तब तक उस सिटी को स्मार्ट सिटी नहीं बोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी आने से एक तो हो जाता है कि मतलब कि इलाइट ग्रुप में आदमी शामिल हो जाता है, कि एक अच्छे वाला एरिया, एक प्रॉपर एक डिफरेंट डायरेक्शन में चीजें हो जाती हैं कि हाँ ये एक पर्टिकुलर एरिया है और इस चीज के लिए जाना जाता है। पर लेकिन वही बात है, जो स्मार्ट सिटी का पर्पज जो दिया जाता है, उनको जो रिसोर्सेज मिलते हैं सबसे, वो रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। जो बेसिक सर्विस प्रोवाइड कराने की बात चलती है, वो भी ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। और सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे क्या बताया गया, ये बताया गया कि देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है और खासकर जो लोकल गवर्नमेंट है, उनके पास में डेटा अवेलेबल नहीं होते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें सही है, कहाँ पे क्या चीजें गलत है। तो प्रॉपर वे का डेटा अवेलेबल ना होना भी कहीं ना कहीं इस एरिया में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अगर प्रॉपर वे में डेटा अवेलेबल है, तो आदमी क्या करेगा। देखिए अगर आप अपनी एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये क्या है, मेरा ये सब्जेक्ट गलत, ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है, ये सब्जेक्ट मेरा काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग एनालाइज करते हैं कि किस सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना चाहिए, उसके बाद में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए,
शाम को सोने से पहले मुझे सोचना चाहिए एक बार कि मैंने दिन में क्या-क्या पढ़ा है, उससे आपकी जो सारी रिवीजन करने की कैपेबिलिटी एक अच्छे तरीके से बनी रहेगी। तो एक प्रॉपर वे में आप चीज़ों को करके चलते हैं जब अपना प्लान बनाते हैं। तो इसी तरीके से वो सब आपके पास में डेटा होता है कि ये देखिए मतलब अपनी लास्ट ईयर की मार्कशीट होती है कि मतलब इसमें मेरे एग्ज़ाम में इस अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इस एरिया में मुझे फोकस करना है। तो उस तरीके की मार्कशीट जो होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पास में नहीं होती। क्या क्योंकि क्या जिससे कि वो एनालाइज कर सके चीज़ों को। तो यही बात बोली गई है कि इनके पास में वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए और इनको एक कलेक्शन करना चाहिए डेटा का और प्रॉपर वे में चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए। तभी तो देखिए जो लोकल एरिया में जितने भी जिस तरीके से अगर देखिए अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन की बात की गई है, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इंप्लीमेंट करने के लिए टोटल सबसे बड़ी बात क्या की जाती है यहाँ पे? स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। ये क्या होता है? एक बार देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक इस तरीके से मान लीजिए कोई कंपनी है, तो किसी कंपनी को कोई काम दिया गया, तो उस कंपनी को जो काम दिया गया उसके लिए वो एक छोटी सी कंपनी क्रिएट कर लेती है एक तरीके से, जिसको लिमिटेड पावर रहती है पर्टिकुलर एरिया के लिए। मान लीजिए जैसे स्मार्ट सिटी का मिशन है कोई और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना लिया उस एरिया में सैनिटेशन से रिलेटेड या फिर ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, तो जिसका पूरा फोकस रहेगा वो ड्रिंकिंग वाटर पे रहेगा, किस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाए इस पर्टिकुलर एरिया में। तो उस छोटे पर्पज के लिए उसके पास में सारे राइट्स रहते हैं किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करना है। तो वो एक छोटा सा पर्पज इंप्लीमेंट करने के लिए एक ये स्पेशल पर्पज व्हीकल बना लिया जाता है। इसको स्पेशल पर्पज एसपीवी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक किसी पर्पज को अटेन करने के लिए, उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो हमने गोल बनाया है, तो इस तरीके के ये जो छोटे छोटे गोल बनाए जाते हैं तो उसके नाम पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहीं पे वही बात बोली गई है। तो कंपनी एक्ट के तहत ये आता है, आप लोगों को याद रखना है। तो यही चीजें हैं कि मतलब किस तरीके से यहाँ पे आपको इनको लेके चलना है। और अब ये कह रहे हैं कि जैसे कि स्मार्ट सिटी का मिशन 2015 में आया था, जैसे हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पे, तो 2015 अब 17 चल रहा है, तो 2 सालों में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इस एरिया में, तो वो भी देखना है हम लोगों को। तो कितना इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो चुका है, कितना हमने अब तक अचीव किया है और कितने लोगों की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी हुई है और गवर्नमेंट किस तरीके से अपना चीजों को प्रोवाइड करा रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात फिर वही निकल के आती है, सिटीजन पार्टिसिपेशन। जब तक सिटीजन पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक चीजें सही नहीं होगी। और एग्जांपल भी लेते हैं शिकागो का, ठीक है ना, कि शिकागो में जिस तरीके से अगर देखा जाए वहां पर जिस तरीके से डेटा क्वालिटी या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर पेडेस्ट्रियन जो मूवमेंट होता है, वो सारी चीजें सबके पास में डेटा अवेलेबल होता है। वहां पे सिटीजन के पास में कोई भी जाके इंटरनेट से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन कर सकता है कि किस एरिया में क्या क्या चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। पर लेकिन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंडिया को देखा जाए, तो इंडिया में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है इतने प्रॉपर वे में, जितने प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो इंडिया में भी अगर इस तरीके से स्मार्ट बनाना है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ के लोगों को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, वो अपना सही और गलत समझ सके, उनको स्मार्ट बनाना पड़ेगा। और जिस दिन यहाँ पे आदमी स्मार्ट बन जाएंगे, तब फैसिलिटी तो अवेलेबल अपना आराम से होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले फोकस जो करना है, आदमियों को स्मार्ट बनाना है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, उनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करानी है, जिससे कि वो एनालाइज कर सके चीजें सही हो रही है गलत हो रही है। उसके बाद में आप लोग ये चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इसके बारे में? आप अपने पॉइंट ऐड कीजिए यहाँ पे 2-4 जो भी आपको सुटेबल लगता है कि हाँ ये भी ऐड किए जा सकते हैं, जिससे कि स्मार्ट सिटी को और ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सकता है। ओके, आप दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, जिस तरीके की जैसे स्कूल्स हैं तो उनमें ढंग से स्टार्टिंग से ही चीजों को पढ़ाया जाए कि हाँ ये चीजें होती हैं, स्टूडेंटों को स्मार्ट बनाया जाए स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टूडेंट ही आगे चल के सिटीजन बनते हैं। तो आप इस तरीके के तर्क भी यहाँ पे दे सकते हैं, इस तरीके के सजेशन भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। ये वाला आर्टिकल है यहाँ पे देखिए, यूएस और इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड। वैसे हम कई सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएसए के विजिट पे गए हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो ये बात इन्होंने बोली है। तो फर्स्ट टाइम जो मिलने जा रहे हैं, अभी देखिए फर्स्ट इंप्रेशन वो बोलते हैं कि लास्ट इंप्रेशन, तो किस तरीके का इंप्रेशन निकल के आता है, वो हमारे रिलेशन एक डायरेक्शन देगा हमारे रिलेशन को। जैसा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि आज की डेट में जो रिलेशन है वो बिल्कुल चौराहे पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ से पता चलेगा किस तरीके से हमारे डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम उन्हीं चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। तो जिस तरीके से वर्ल्ड की सबसे मतलब पावरफुल कंट्री के साथ में आज हमारे मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो मिलने जा रहे हैं, तो यहाँ से पता चलेगा कि हम किस तरीके से वो हमको ट्रीट करते हैं और कितने हम उनके साथ में आगे फ्यूचर में किस तरीके से हम उनके साथ में कोऑपरेट करके और वो हमारे साथ में कोऑपरेट करके हमारे जो इंटरनल इश्यू है उनको समझ के हमारी कंट्री के हिसाब से किस तरीके से फेवरेबल हमारे यहाँ पे ये होते हैं। तो वही बात यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। तो इन्होंने बोला है कि देखिए अगर लास्ट 15 ईयर में देखें तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन एक अच्छे लेवल पे डेवलप हुए हैं, ठीक है। पर लेकिन जब से लास्ट 6 महीने से डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं, तो एक मतलब उनका खुद का ही एक अलग नजरिया निकल के आया, अपना खुद की कंट्री के बारे में फोकस करना है और दूसरे कंट्री के तरफ को जो उनका एक बिहेवियर निकल के आया, बड़ा ही अलग तरीके का निकल के आया। तो उसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो इंडिया को भी उन्होंने कई तरीके से क्रिटिसाइज किया है। वीजा से रिलेटेड उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। कौन से वीजा है यहाँ पे?
और ये किस तरीके का वीजा है इसके बारे में बताइए चलिए आप लोग, ठीक है ना। जिस वीजा की यहाँ पे बात करती है, जिस वीजा का इतना ज्यादा नाम लिया जाता है, कौन सा वीजा है और किस तरीके का वीजा है, इसके बारे में 2-4 पॉइंट लिखिएगा आप लोग। तो क्लाइमेट चेंज के इशू से रिलेटेड ले लीजिए या फिर ईरान की पॉलिसी से ले लीजिए। ईरान से हमारे रिलेशन अच्छे खासे रहते हैं, पर लेकिन ये चाहते हैं कि ईरान से हमारे रिलेशन अच्छे खासे, मतलब ईरान के साथ में हम ज्यादा रिलेशन न बढ़ाएं। तो वो भी कई सारे इस तरीके के इश्यूज निकल के आते हैं। और देखिए ये सब इश्यूज अपनी जगह सही है, पर लेकिन जब देखा जाए तो चैलेंजेस कई सारे तरीके के और भी निकल के आते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 बातों का जिक्र किया गया है। एक तो सबसे पहले ये पे है, इंडिया और यूएस का रिलेशन को हम अलग तरीके से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आज की डेट में यूएसए में अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी मतलब वहां पे चाहे फिर नासा हो, चाहे फिर किसी भी कोई सा फील्ड हो, टीचिंग का फील्ड हो या फिर कोई भी कंपनी हो, आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल, फेसबुक, कोई भी ले लीजिए, तो वहां पे बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन में इंडियन सिटीजन पाए जाते हैं उनकी कंपनी में वर्क करते हुए। तो वहां पे एक अलग ही मतलब अलग ही एरिया है जो इंडियन का, वहां पे अलग ही उनकी सोसाइटी में एक अलग ही जगह है। तो वो उसको देख के अगर चला जाए तो इनके साथ में हम हमारे अलग ही रिलेशन रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर डिफेंस के तौर पे भी देखा जाए तो अभी एक नई डील निकल के सामने आ रही है, 2 बिलियन का लगभग डोजन भर हम यहाँ से ड्रोन खरीद रहे हैं। तो इस तरीके की जो हमारी नेवी को काफी फायदा पहुंचाने वाली है। तो ये भी चीजें हैं और इसके अलावा भी हम इनके साथ में कई और एरिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी पे भी वर्क कर रहे हैं। तो ये है इस तरीके का रिलेशन हम ढंग से बना के चलते हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारा फ्यूचर में किस डायरेक्शन में हमारे रिलेशन जा सकते हैं। तो उन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो वही बातें यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर हम लोगों को रिलेशन अच्छे बढ़ाने हैं तो जो हमारे पुराने एरिया है उन पे तो फोकस रखना ही पड़ेगा, नए एरिया को भी हमको ढंग से डेवलप करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अलग अलग पॉलिसी पे लेके, उनको वो क्रिटिसिज्म रोकना पड़ेगा और पॉजिटिव वे में एक दूसरे को ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ओके, और इसके अलावा देखिए चाइना के साथ में भी ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। चाइना के साथ में अगर अप्रोच देखी जाए डोनाल्ड ट्रंप की, स्टार्टिंग में बड़ी क्रिटिकल अप्रोच थी, पर लेकिन चाइना के साथ में आज की डेट में उनकी जो उनका जो मतलब एक तरीके से रवैया है वो काफी चेंज हो चुका है। और मेन रीजन क्या था इसका? नॉर्थ कोरिया को जिस तरीके से पेसिफाई करने की बात चल रही थी, और हम लोगों ने लास्ट आर्टिकल में भी देखा था, जो यूएसए का सिटीजन था नॉर्थ कोरिया में डिटेन कर दिया गया था, उसके बाद में उसको जब वहां से रिटर्न किया गया तो वो यूएसए में आके एक्सपायर हो गया। तो हम लोगों ने देखा था कि यूएसए के पास में एक अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ कोरिया को टेबल पर लाने की, कि बोला जाए कि या तो आप अब सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको एक अच्छे तरीके से सुधारेंगे फिर। तो ये लास्ट आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, पर लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना भी वहां पे मतलब अपना पूरा फोकस दे रखा है किस तरीके से मॉडरेट किया जाए, पर फिर भी एक लेवल तक आकर ही चीजें की जा सकती है। ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली इस तरीके की चीजें की जा सकती है। ओके, वो हम लोगों ने देखा था कि चाइना प्रेशर तो बना रहा है नॉर्थ कोरिया पे, पर लेकिन एक लिमिट में है। ऐसा नहीं है कि चाइना आउट ऑफ द वे जाके वहां पर मतलब वहां पर जाकर कोई भी तरीके का मतलब अपना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। बस ये है कि हाँ बोल देता है कि करूंगा, पर लेकिन इंटरनल मैटर में किसी का अफेयर करना, वही पड़ोसी के हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पड़ोसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी है, मतलब यूएसए तो एक साइड में बैठा हुआ है, उसका थोड़ा ना कुछ बिगड़ेगा। आप रिलेशन खराब हो जाएंगे पड़ोसी के साथ में तो तब ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो वो बात थी, पर देखिए फिर भी कुछ ना कुछ हद तक तो पॉजिटिविटी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो इनके साथ में रिलेशन है वो भी इंडिया के साथ में जो चाइना के रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, पर लेकिन जो इनके साथ में रिलेशन अच्छे होते हुए आ रहे हैं वो हम लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा था साउथ चाइना सी में या कहीं पे भी लेके, वो तभी सपोर्ट किया जा रहा था कि तो क्योंकि जो ओबामा की पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे नहीं थी चाइना के साथ में, और अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो चेंज होती आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं देखिए हमारे रिलेशन रशिया के साथ में किस तरीके से होने, वो भी इन सब चीजों पर डिपेंड करेंगे। तो अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो वो बोला जा रहा है कि अब आने वाले टाइम में जैसे जैसे मीटिंग्स होगी जो बड़े बड़े डिग्नेटरी लीडर्स होते हैं, तो उससे पता चलेगा कि हमारे रिलेशन किस डायरेक्शन में चलने चाहिए और किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओके, तो ये बात निकल के आ रही है। इसके बाद में फिर तीसरी बात होगी यहाँ पे कतर इशू से रिलेटेड। हम लोगों ने देखा था कतर इशू में देखिए सऊदी अरेबिया हो गया और यहाँ पे कतर हो गया, तो इसको अलग थलग कर दिया गया है। तो वो इशू भी हम लोगों ने देखा था। तो डोनाल्ड ट्रंप के भी कहीं ना कहीं कंसर्न जाहिर किया है, बताया यहाँ पे कि मतलब इस तरीके से स्टेबिलिटी बना के आप लोगों को रखनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। वैसे ही उतने एरिया में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है, तो रीजनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही बात बोली जा रही है, अगर वहां पे इस तरीके का इशू निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया और जो पाकिस्तान के रिलेशन है उसके बारे में भी अपना इसी तरीके की सोच रख सकते हैं। और खासकर जो अफगानिस्तान पॉलिसी से रिलेटेड, अफगानिस्तान में कितनी प्रॉब्लम हो रखी है वहां पे, खासकर अलकायदा की जो एक्टिविटी वहां पे रहती है। तो ये बात जिक्र ये किया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में कि जब हमारे इतने पॉजिटिव रिलेशन इन एरिया में हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने रिलेशन को अच्छे लेवल में लेके चल सकते हैं। मतलब हमारा फोकस जो होना चाहिए एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल एक तरीके से बेनिफिट पे होना चाहिए। इस तरीके से हमको इनके साथ में रिलेशन लेके चलने हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। यही सजेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि रिलेशन को किस तरीके से इनके साथ में हमारा एक इंप्रूव वर्जन निकल के आना चाहिए। ओके, तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। हम लोग वैसे भी कई आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं पीछे भी, तो उसमें मतलब कुल मिला के हमारा एक पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है यहाँ पर।
ये वाला आर्टिकल भी काफी अच्छा है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जिस चीजों को लेकर लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी या फिर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर जो विनोद राय जी के अंडर में ये चीजें सेट की गई थी, उनका जो एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये बोला जा रहा है कि मतलब उतना अच्छा निकल के नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था। उसका रीजन क्या बोला जा रहा है? रीजन आप लोगों को अभी देखने को मिला होगा। देखिए, जो कमेटी सेट की गई थी लगभग 6 महीने हो चुके हैं, तो 6 महीने जो एक तरीके से अब चीजें निकल के आ रही है वो अलग निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है? कोच और कैप्टन के बीच का इशू, जिस तरीके से विराट कोहली और एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं अनिल कुंबले के बीच में जो इशू निकल के आया, तो वो इस तरीके के इशू नहीं होने चाहिए थे। मतलब खासकर जब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी सब चीजें कंट्रोल करके चल रही है तो इस तरीके के इशू नहीं निकल के आने चाहिए थे। तो इसी के इशू को चलते हुए ये माना जा रहा है कि इंडिया जो है पाकिस्तान से हार गई थी। ये भी हम लोगों ने काफी देखा था। इसके अलावा अगर ये कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सही होती, ढंग से काम कर रही होती, तो जो हमारे हिस्टोरियन थे रामचंद्र गुहा जी, उन्होंने क्विट कर दिया था इस कमेटी से। तो वो इस कमेटी से क्विट नहीं करते। अगर लगता कि सब चीजें सही चल रही है तो बीच में एक मेंबर का, वो भी इतने प्रोमिनेंट मेंबर का क्विट करना, ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाती है इसके जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। इसके अलावा जो लोधा कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, उन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने की यहाँ पे बात की गई थी। एक बार लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहली बात है क्या थी? देखिए, लोधा कमेटी का गठन क्यों किया गया था। आईपीएल में हम लोगों को देखा था कि जब श्री संत भी थे और कई सारे और भी थे, कई सारे जो हमारे जो यहाँ पे मतलब जो आईपीएल कराते हैं बीसीसीआई के जो कई सारे लीडर थे, उन पे कई सारी मतलब उंगली उठाई गई थी। क्या बोला गया था कि ये यहाँ पर एक तरीके से मतलब नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं क्रिकेट पे लेके, खासकर किस तरीके से ये बैटिंग कर रहे हैं, इलीगल तौर से पैसे कमा रहे हैं और ये डिसाइड करते हैं किस क्रिकेटर को कितने रन बनाने हैं और कितने रन पर आउट होना है। तो वो चीजें हम लोगों ने सारी डिस्कस की थी, ठीक है। तो उसी के बाद में फिर ये निकल के आई कमेटी की देखिए क्रिकेट को हमारे यहाँ पे भगवान की तरीके से देखा जाता है। मतलब एक कितना अच्छा गेम देखा जाता है कि पूरे एक एक आदमी इससे कनेक्टेड रहता है। कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक तरीके से बहुत ही पुराना गेम हमारे यहाँ पे खेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो खेला करते थे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ में काफी अच्छे से कनेक्ट हो गया आज के डेट में गेम। तो ये बात बोली जा रही है। तो सेपरेट करने की बात की गई थी रिकमेंडेशन में कि जो आईपीएल की बॉडी है और जो बीसीसीआई की बॉडी है, उनको दोनों को सेपरेट करो, ठीक है। तो ये बात बोली गई थी और ऑटोनॉमी दो आईपीएल को। ये नहीं है कि बीसीसीआई इसको अपने हिसाब से चला के चलेगी। तो कई सारी इस तरीके की रिकमेंडेशन आई थी। खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात चली थी और रेवेन्यू जो इतना जनरेट होता है बीसीसीआई के द्वारा, तो काफी एक मतलब आप लोग बोल सकते हैं काफी एक रिच बॉडी है बीसीसीआई। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता था, जो मंत्री के बेटे थे या मंत्री थे वो सब ऑफिस पकड़ के बैठ जाते थे। तो नो बीसीसीआई ऑफिसर बियर कैन होल्ड 2 पोस्ट। यहाँ पर कई सारी पोस्ट थी, मतलब एक ही आदमी के पास में कई सारी पोस्ट पड़ी रहती थी। तो नो बीसीसीआई ऑफिसर बियर कैन मिनिस्टर, मतलब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए और मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, जिससे कि गेम में एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। 3 ईयर का टेन्योर रखा गया था, ठीक है ना। तो ये बात की गई थी स्टेट्स के द्वारा। मतलब ये सारी चीजें निकल के आ रही थी कि स्टेट को भी ढंग से उसमें सीट देनी है, हर एक स्टेट का एक वोट होना चाहिए यहाँ पे। एथिक्स के ऑफिसर एक तरीके से हाई कोर्ट के जज यहाँ पे रखे जाएंगे, ये भी बात की गई थी। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल की बात की गई थी और यहाँ पे ये चीज निकल के आई थी कि किस तरीके से खर्च कर रही है उसको भी एक तरीके से एक आदमी का वो भी रखा जाएगा। मतलब किस तरीके से यहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है और किस तरीके से पैसे का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसके ऊपर पूरी बीसीसीआई बिगड़ गई थी। उन्होंने बोला कि मतलब हम कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, अगर इसकी देखरेख की जाएगी तो मतलब हमारी ये इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो वो सारे इशू हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो वही सारी बातें निकल के आ रही थी किस तरीके से हमको गेम को एक सुधरा हुआ गेम बनाना है। पर सुधरा हुआ गेम भी तभी बनेगा ना जब यहाँ पे एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से रहेगा। पर लेकिन जितनी भी कमेटी की रिपोर्ट ये सारी आई है, कोई भी आज के टाइम में ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की गई है। और मतलब इवन दो यहाँ तक बोला गया आईसीसी जो एक वर्ल्ड लेवल की बॉडी है क्रिकेट की। तो अच्छा ये बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और दोनों का हेडक्वार्टर बताइए, बीसीसीआई का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए बोला क्या गया था कि बीसीसीआई के जो उस टाइम पे हेड थे उन्होंने क्या किया, आईसीसीआई से यहाँ तक ही कॉन्टेक्ट किया कि जो इंटरफियरेंस है यहाँ पे ये बोलिए कि आप अगर ज्यादा इंटरफेरेंस करेंगे क्रिकेट में तो हम क्या करेंगे, आपकी मान्यता रद्द कर देंगे। मतलब यहाँ पे डराने के लिए जो कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी इन सब चीजों को रिलेटेड, तो यहाँ तक भी बीसीसीआई ने अपनी हरकत की है। मतलब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी किए गए कई बार इस तरीके की चीजें, इस तरीके की एक्टिविटी में इंडल्ज हो गए। तो कई बार यही बातें निकल के आती है किस तरीके से इन सब चीजों को हैंडल किया जाए, किस तरीके से सिचुएशन को देखा जाए ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए और प्रॉब्लम एक ऐसे लेवल पे ना पहुंच जाए कि उसका कोई सोल्यूशन ही निकल के ना आए और लोगों का जो क्रिकेट होता है या फिर कोई और गेम है उसमें से ट्रस्ट टूट जाए। और अगर एक बार लोगों का ट्रस्ट टूट गया और इस तरीके की कंडीशन बन गई तो फिर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा ग्रेव हो जाती है कि फिर से मतलब जितना ये पैसा कमा रहे हैं तो देखने ही नहीं जाएगा, सबको पता रहेगा फिक्स है मैच तो देख के जाने का क्या फायदा है।
तो लोगों का ट्रस्ट भी मेंटेन रहे, वो सब चीजों को सेटल करने के लिए इस तरीके की कमेटी सेट की जाती है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि लोधा कमेटी की जो रिकमेंड की गई थी वो एक तरीके से सेट की गई थी, तो रिकमेंडेशन को बहुत अच्छा माना जाता है। इवन इसी क्रिकेट के लिए नहीं, और भी गेम के लिए, कि कई सारे गेमों में और सुधरेगा, मतलब कई सारे देखिए यही होता है ना, डोमिनो इफेक्ट निकल के आता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, एक चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके साथ में सारी चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप निकल के गए हैं जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, तो ये माना जाता है और भी कंट्री निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर एक गेम सुधरना स्टार्ट हो जाएगा तो दूसरा गेम भी उसको देखा देख सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम डोमिनो इफेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी चीज निकल के आती है। तो कहीं ना कहीं सोचा ये जाता है कि चीजों को सही कैसे करना है, तो वो सही करने का तरीका यहीं से निकल के आता है। ओके, तो लोधा कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे हेल्प करेगी। तो मेकिंग द क्रिकेट ट्रांसपेरेंट बनाएगी। तो जो एक तरीके से बैटिंग वाला इशू है, इस तरीके के इशू को साइड में रखा जाएगा। और यहाँ तक भी रिकमेंडेशन दी गई थी, आप लोगों को याद रखनी है, कि बैटिंग को लीगल कर दो। लीगल करने से क्या रहेगा, छुपा छुपी इस तरीके की चीजें नहीं होगी, और छुपा छुपी इस तरीके की चीजें नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी निकल के आएगी। और जो लीगल है बैटिंग है, तो फिर उस पर फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और देखिए सारी बातें यही होती है, किस तरीके से मतलब एक तरीके से पोटेंशियल बना के रखना है, हार्मफुल जो चीजें कॉन्फ्लिक्ट न हो। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कैप्टन में और कोच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालती है पूरे मतलब साइकोलॉजी पे, पूरे जो क्रिकेटर होते हैं उनकी। तो वो हमको ढंग से बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तरीके से प्लेयर और फैंस के बीच में भी एक तरीके का रिस्टोर करना पड़ेगा एक फेथ, कि हाँ फैंस ये सोचे कि क्रिकेटर बिल्कुल सही से खेला जाएगा, और प्लेयर को भी कम से कम इतना ट्रस्ट रहे कि मेरे फैंस मुझे नेगेटिव तरीके से नहीं देखेंगे। तो वो ट्रस्ट तभी निकल के आएगा जब आप चीजों को ढंग से करेंगे, जब आप एथिकल वे में चीजों को करेंगे, और बैटिंग जैसी चीजों पे ज्यादा फोकस करके नहीं चलेंगे, और गेम पर पूरा फोकस दिया जाएगा, तो वो सब चीजें निकल के आएंगे। ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी चाहिए, कहां से कितनी मनी आ रही है। देखिए पैसा इतना कमाते हैं और फिर भी ढंग से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ये बातें कई बार निकल के आती है। तो एथिकल चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने अपने बारे में सोचना चाहिए। ये माना जाता है कि देखिए आटे में नमक भर की चीजें तो डाली जाती हैं, तो नमक भर चीजें अगर कहीं पे गलत हो रही है वो चल जाता है, पर लेकिन अगर ऊपर अपोजिट हो जाए कि नमक जितना तो सही हो और आटे जितना गलत हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए भी यहाँ पे बात की गई है कि आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजों को लेकर चलना चाहिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की बातें भी यहाँ पे बोली गई है। अब क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए लोधा कमेटी की जो रिकमेंडेशन आई गई थी, तो उसके बाद में बोला जा रहा है कि कितना ये आप लोगों को लगता है कि सही कर पाएगा, मतलब फिर से उसकी जो इमेज है उसको रिटेन कर पाएगा। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, इसके बारे में लिखिएगा आप लोग। सारी रिकमेंडेशन भी मैंने आप लोगों को बताई है, तो किस तरीके से क्या, और आप लोग अपना सजेशन यहाँ पे दे सकते हैं। क्वेश्चन सारे ऐसे ही आते हैं, यही पूछा जाता है आप अपना सजेशन बताइए किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो इस तरीके की चीजें निकल के आती है। तो आप लोगों को इसके बारे में आंसर लिखना है कि लोधा कमेटी का कितना ज्यादा फायदा हो सकता है और किस तरीके से इसको और तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि एक गरिमा जो क्रिकेट की है वो बची रह सके। ठीक है, तो ये आप लोगों को आंसर देना है क्वेश्चन का, और देखिए आंसर दीजिए क्वेश्चन का अच्छे से। ठीक है, तो तभी सब चीजें दोनों म्यूचुअल तरीके से चीजों को करिए, तभी फायदा हो पाएगा किसी भी चीज का। यहाँ पर पेज 1 पर और पेज 10 पर ये न्यूज है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे गए हुए हैं, यूएसए की विजिट पे गए हैं। तो यही सब चीजें निकल के आ रही है, वहां पे उनके सीईओ से मिले जो कंपनी के थे, तो बात निकल के आ रही है सबसे पहले तो यही है वीजा वाला इशू। ठीक है, कि किस तरीके से इस वीजा वाले इशू को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो यहाँ से आईटी प्रोफेशनल हैं वो यूएसए में जाते हैं, वो इसी वीजा के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही है कि किस तरीके से इसके वीजा की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन की बात आती है जीएसटी की, तो ये देखा जाता है जिस तरीके से देखिए हमारे यहाँ पे क्या चीजें होती है, हमारे यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो कुंभ का मेला जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो हर एक कंट्री के यहाँ से कई सारे रिसर्चर आते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया इतने बड़े मेले को किस तरीके से हैंडल करके चलती है, तो वो चीजें देखी जाती है, तो उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। इसी तरीके से मतलब और भी कई सारे जो बड़ी बड़ी एक्टिविटी हमारे यहाँ पे होती है, तो दूसरी वर्ल्ड की कंट्री उस पर रिसर्च करती है कितने तरीके से एक लार्जेस्ट इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। इसके अलावा जो जीएसटी हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके ऊपर भी ये बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट टू स्टडी ऑफ द बिजनेसेस स्कूल, तो ये इसमें भी एक रिसर्च की जा सकती है कि किस तरीके से हम जीएसटी को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या इसका फोकस है, क्या इससे फायदे हो सकते हैं, क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, वो भी एक सोचने वाली और देखने वाली बात है। तो ये भी बात यहाँ पे बोली जा रही है। ओके, तो सबसे बड़ी बात वही निकल के आती है कि किस तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं, तो मतलब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि उसके ऊपर स्टडी की जा सकती है। इसके अलावा देखिए क्या बातें बोली जा रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उन्होंने अभी बोला है कि इंडिया जो है हमारे ट्रू फ्रेंड है, मतलब मोदी जी ट्रू फ्रेंड है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इंपैक्ट निकल देख रहे हैं कि ट्रू फ्रेंड अगर बोला है तो कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे मन में कि इस चीजों को इस तरीके से लेके चलना है। और जिस तरीके से इसरो आप देख ही सकते हैं कि सफलता के झंडे गाड़ रही है, उसी तरीके से नासा के साथ में मिलकर वर्क करने का भी एक मत बनता है। और ऊपर से देखिए हमारी इसरो जो है उसका कितना ज्यादा सही काम है आज के डेट में। दूसरी कंट्री है
A1 यूएसए जैसे सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखिए अगर नासा से अगर वो सैटेलाइट लॉन्च करा रहे हैं उतने लेवल पे, तो उनको ज्यादा पैसे पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिमिलर टाइप के सैटेलाइट वो इंडिया से लॉन्च करा रहे हैं तो उनका सस्ते में काम निपट जाता है, तो इसीलिए इंडिया से वो लॉन्च कराते हैं। तो इंडिया की जो इसरो है वो एक इकोनॉमिकल भी फायदेमंद है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि देखिए हमने अभी जो रॉकेट छोड़ा है लास्ट वाला, तो उसमें कितने सैटेलाइट हम लोगों ने छोड़े हैं। इसके अलावा ये बताना है कि एक स्टेट है जिसकी यूनिवर्सिटी का भी वहां पे सैटेलाइट हम लोगों ने छोड़ा है, उसका भी आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में नाम देना है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मेहनत करके एक स्टेट की यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट जा रहा है, तो वो अच्छी खासी सोचने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो प्रोत्साहन वाली बात हो जाती है। तो आप लोगों को बताना है किस यूनिवर्सिटी का कौन सा सैटेलाइट, मतलब किस यूनिवर्सिटी का एक सैटेलाइट में यहाँ पे छोड़ा गया, सदर्न स्टेट है, आप लोगों को स्टेट का नाम भी बताना है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे जिस तरीके से मैंने आप लोग कुंभ के मेले की बात की है, उसी तरीके से यहाँ पे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, ठीक है। तो रथ यात्रा जो होती है यहाँ पे, तो इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, पेज सेकंड पे ये न्यूज है। तो 3 रथ यहाँ पे रहते हैं, तो जो लोड रहते हैं यहाँ पे बलभद्रा रहते हैं, लोड यहाँ पे जगन्नाथ रहते हैं और सुभद्रा रहते हैं। तो ये यहाँ पे रोड है जिनके यहाँ पे रथ चलते हैं, ठीक है। तो ये रथ जो चलते हैं मतलब काफी लंबी यात्रा निकाली जाती है, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा। तो जो रथ यात्रा होती है इस तरीके की इंडिया में या वर्ल्ड में मतलब बहुत ही एक यूनिक रथ यात्रा है अगर देखा जाए तो ये उड़ीसा में सेलिब्रेट की जाती है, आप लोगों को ये याद रखना है। तो खासकर जो फोकस रखना है, तो जो ग्रांड ये फोंट है इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, 12th सेंचुरी के टेंपल के सामने ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को देखिए इस तरीके की जो चीजें होती है कि नेक्स्ट, अच्छा ये बताइए नेक्स्ट का कुंभ का मेला जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होना है अब की बार, ठीक है ना, और लास्ट कहाँ पे हुआ था। तो इस तरीके से जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं, खासकर कल्चर से रिलेटेड इशू जो इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो कुंभ का मेला है लास्ट वाला कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था और नेक्स्ट वाला कहाँ पे सेलिब्रेट होने वाला है, महाकुंभ और अर्धकुंभ दोनों बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता रहेगा थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गेन करनी चाहिए इसके बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज। ओके, पेज 9 पर ये न्यूज है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आप लोगों ने देखा होगा, जो कुकुरमुत्ते की तरह हमारे जो कंट्री में है खासकर इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आप खुल गए थे, हर गली के हर मोहल्ले पे खुल गए थे। तो ये बातें बोली गई कि 2008 में ये पीक पर आ गए थे, इतने सारे इंस्टीट्यूशन खुले थे यहाँ पे, लगभग 2600 इंस्टीट्यूशन वर ओपन्ड। देखिए मतलब कितने ज्यादा देखा जाए तो ये बात बोली जा रही है, फिर यहाँ से आके डाउन होनी स्टार्ट हो गई। आप लोगों को पता होगा जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया था, एनके सिंह की कमेटी वो सब ऑलरेडी सारी चीजें की, उसकी चीजें इंप्लीमेंट करनी थी, तो रिसेशन आया था उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया था। तो रिसेशन आने की वजह से उस टाइम पे इस तरीके की एक्टिविटी भी हुई थी कि जो सही चीजें हैं, सही डायरेक्शन में चीजें चल रही थी, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो गई थी। तो वो सारी चीजें भी हमने देखी। तो आप लोग इस तरीके के पॉइंट्स कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। रिसेशन उस टाइम पे आया था और उस टाइम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा थी, एजुकेशन की क्वालिटी को छोड़ते हुए मतलब क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था, ये हम लोगों ने चीजें देखी थी, ठीक है। तो आज की डेट में कहीं पे भी किसी फील्ड में देख लीजिए सारे मैक्सिमम इंजीनियर मिलेंगे। तो उसका रीजन यही है, लोगों ने क्या सोचा इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो उससे फायदा रहेगा, पर लेकिन इंजीनियरिंग इस तरीके कराई गई वहां पे इवन प्रैक्टिकल तक की लैब अवेलेबल नहीं होती थी। अगर लैब अवेलेबल है तो टीचर अवेलेबल नहीं है, टीचर अवेलेबल है तो वहां पे स्टूडेंटों में इतनी इच्छा नहीं है कि वो ढंग से एक्सपेरिमेंट करे। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको कराने वाला कोई ढंग से है ही नहीं, वो उसको, और जो हो भी जाते थे तो फिर मतलब चीजें मतलब सारी डामाडोल चल रही थी। अगर ढंग से देखे जिन्होंने इंजीनियरिंग की है उनको पता होगा किस तरीके से प्रैक्टिकल किए जा रहे थे स्कूलों में, उनके कॉलेजों में, और किस तरीके से वहां पे वाइवा होते थे और किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें थी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें थी। तो फोकस ये किया जाना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन पे होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी पे कभी ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमारे हमेशा क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी पे ही हर एक फील्ड में फोकस करना चाहिए। जो भी करना है कम करो पर लेकिन अच्छे से करो, ठीक है ना। इस बात पे सारा फोकस होना चाहिए। इसके अलावा पेज 10 पे और पेज 11 पर ये न्यूज है दोनों। एक तो ये 7 आदमी किल हो गए, मतलब मारे गए हैं। इस तरीके आप लोगों ने देखा होगा, ये केबल यहाँ पे टूट गया था जिसकी वजह से ये मारे गए हैं। तो काफी ट्रेजेडी वाली चीजें हुई हैं, मतलब कई सारे आदमी मारे गए हैं। तो देखिए कई सारी चीजें देखने में आती है, खासकर कहाँ पे गुलमर्ग में हुआ, तो थोड़ा याद रखिएगा जेके में। वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम चली है जम्मू और कश्मीर में, वहाँ पे इतने सारे आदमी मारे जा रहे हैं और इस तरीके के हादसे भी हो रहे हैं, तो फिर सोचने वाली बात हो जाती है। इसके अलावा देखिए जो पोल्स निकल के आए हैं, मतलब कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, तो जैसे आप हम लोगों ने देखा था, तो कोविंद सिंह जी यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। तो रामनाथ जो कोविंद जी हैं उनको प्रेसिडेंट मतलब बनने के ज्यादा चांसेस हैं, अब मतलब नेक्स्ट प्रेसिडेंट हमारी यही होंगे, ठीक है। और जो अपोजिशन की जो मीरा कुमार है फॉर्मर स्पीकर भी है, ठीक है। तो इनकी बात, अच्छा ये बताइए जो स्पीकर होता है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपता है, ठीक है ना। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के बारे में आप लोगों को बताना है। तो और ये क्यों सौंपता है, अगर इसके बारे में ये भी लिख देंगे तो फिर तो मतलब काफी अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ओके। और कई बंदे देखिए ये बोल रहे थे कि मैं ये आंसर के नेक्स्ट उसमें आंसर क्यों देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, नेक्स्ट उसमें आंसर देने का रीजन है।
उसका रीजन ये है कि जब तक आप अपनी ब्रेन स्ट्रोमिंग नहीं करेंगे, आप किसी चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे समझेंगे नहीं, तब तक आपके जो माइंड है वो ढंग से वर्क नहीं करेगा। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप उस पर फोकस देके चलेंगे कि क्या इसका आंसर है, खुद सर्च करेंगे तो आप लोग ज्यादा चीजों को याद रख पाएंगे एज कम्पेयर टू ओनली सुनने के। ठीक है, तो यहाँ पे मीरा जी हैं, तो जो बनने की आशंका किसकी है, वो आशंका क्या मतलब यही बनेंगे हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि बीजेपी सपोर्ट कर रही है और बीजेपी आज की डेट में मेजोरिटी में और कुछ रीजनल पार्टी भी इनको सपोर्ट कर रही है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। आगे फिर से देखिए पेज 13 पर न्यूज दी गई है जो यूएस की और खासकर जो बोला जा रहा है इंडिया के रिलेशन के बारे में, एफडीआई के फ्लो की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं फ्लो जो है उसके बारे में अच्छे पॉजिटिव लग रहे हैं यहाँ पे सिम्टम्स। खासकर जो बात की जा रही है, जो फॉर्मर जो वर्ग बुर्ग जो पिंचकस ये पार्टनर मतलब जो यूएसए के हैं, ये एम्बेसडर इंडिया के बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये जो है इनको ये बताया जा रहा है ये अच्छे खासे मतलब इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। तो खासकर जो फोकस किया जा रहा है वो इंडिया यूएस की न्यूक्लियर डील के बारे में, सिविल डील। क्यों? क्योंकि देखिए हम सोच रहे हैं कि मतलब हमका फोकस जो है वो पूरा ये है कि किस तरीके से जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको किस तरीके से सेटल डाउन किया जाए। ठीक है, तो उसको सेटल डाउन करने के लिए हमको जो नेचुरल रिसोर्सेज पर फोकस देना पड़ेगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज में मतलब वो चीजें रहती हैं खासकर जो कि एक तरीके से इंपैक्ट ना डाले ज्यादा नेगेटिव हमारे इन्वायरमेंट पे। तो नेचुरल रिसोर्सेज तो आप लोग मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से अलग डायरेक्शन में, पर लेकिन न्यूक्लियर जो है वो कहीं ना कहीं मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बहुत हद तक कम करने में हेल्प करेगा अगर इन पे फोकस देकर चलेंगे। तो यही सोचा जा रहा है किस तरीके से इनको चीजों को करा जाए। ठीक है, और पेरिस क्लाइमेट जिस तरीके से हम लोगों को पता है कि 2022 तक हमारा टारगेट कितना है, 175 गीगावाट का है। ओके, जिसमें से 100 जो है वो सोलर पावर है। तो वो सब चीजें इसीलिए की जा रही है ताकि हम चीजों को सही तरीके से कर सकें। इसके अलावा पेज 13 पर न्यूज है, देखिए भारतीय एयरटेल ने एक्सटेंड कर दिया है क्या 100 जो जीबी है फ्री डेटा ऑफर। तो कहीं ना कहीं वही है, जियो ने सबका जीना हराम कर रखा है, तब से लेके इनके बीच में लड़ाई चल रही है। तो किस तरीके से अपने कस्टमर जो है उनको बना के रखा जाए। ओके, इसके अलावा पेज 14 पर न्यूज है, देखिए अगर ये बोल रहे हैं कि अगर चीजों को टाइम से इंप्लीमेंट ना किया जाए तो फिर उसका रंग फीका हो जाता है। ठीक है, वही बात है, अगर सिलेक्शन होने में ज्यादा टाइम लग जाए तो फिर वही है, तो उसकी मतलब इतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिए जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी अपना फोकस करके चला जाए, अपना चीजों पे फोकस देके चले, अपनी तैयारी को अच्छे से करें। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। ग्लोबल सप्लाई चेन में जिस तरीके से देखा जाए वियतनाम और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो ये भी ग्रोइंग फील्ड आ रहे हैं निकल निकल के। तो सब कंपटीशन भी है वर्ल्ड लेवल पे। हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस की थी ये सारी चीजें कि किस तरीके से बांग्लादेश और वियतनाम जो है आज की डेट में जो क्लोथ इंडस्ट्री है उस पर फोकस करते जा रहे हैं अपना। हमारी इंडस्ट्री मतलब हमारे जो यहाँ पे है वो महंगे पड़ते हैं एज कम्पेयर टू इन कंट्री के। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो ये फोकस निकल के आता है कि किस तरीके से चीजों को सेटल डाउन किया जाए और हमारी जो एक्सपोर्ट है किस तरीके से उसको अच्छे से बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट तभी अच्छा होगा ना जब हमारे यहाँ पे इंपोर्ट में ज्यादा पैसा ना लगे, और हमारा मतलब एक्सपोर्ट तभी अच्छा होगा जब हमारा कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो कम रहे। ठीक है, हम जो चीजें इंपोर्ट करने के बाद में या फिर कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिस तरीके से हम ऑयल है, ठीक है, ऑयल इंपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद में जो ऑयल से निकले हुए जितने प्रोडक्ट हैं, जेलीज, ये मतलब जितने ग्लिसरीन वगैरह हो गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो सारे सप्लाई करते हैं वर्ल्ड में। तो फिर वो तभी होगा ना जब हमारा इंपोर्ट सस्ता होता है, एक्सपोर्ट भी सस्ता हो जाता है। तो वो इस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। तो कहीं ना कहीं हमको अपना जो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हमको देखना चाहिए किस तरीके से उसको सस्ते में बनाया जा सकता है, तो जिससे कि एक्सपोर्ट हमारा ढंग से हो सके। ओके, इसके अलावा देखिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, यूएस ने परचेज किया था अलास्का रशिया से। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान की मैंने आप लोगों से पूछा था नॉर्थ से साउथ में इसको घटते हुए क्रम में लगाइए तो किस तरीके से वो चीजें आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से पूछा था, तो पहले नॉर्थ कोरिया, फिर साउथ कोरिया और फिर जापान की कैपिटल अगर नॉर्थ से साउथ में लगाए तो घटते हुए क्रम में आएगी। जो साउथ अफ्रीका है वो कंट्री बना था ब्रिक 2010 में, और जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में डिमार्केशन की जो लाइन है 38 पैरेलल है वो। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी का मिशन है वो इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आज का जो क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते जाती है इंडिया से वो कितने स्टेटों से होके जाती है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी आएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए मैक्सिमम जितना हो सके। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।